सपने पूर्व जन्म के हिंदी नॉवेल पार्ट 4। गुड मॉर्निंग, हैव ए ग्रेट डे। हेलो इंडिया। बड़ों को ढेर सारा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। और मेरे सारे सब्सक्राइबर कैसे हैं आप सबको ढेर सारा राम राम, गणपति बप्पा मोरिया। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिम्मी की डायरी में आप लोगों का ढेर सारा स्वागत है। दोस्तों, सपने पूर्व जन्म के हिंदी नॉवेल, इस चैनल पे मैं 3 हिंदी नॉवेल कंप्लीट कर चुकी हूँ। पहला उधार का सुख, दूसरा मीठी और तीसरा डैड मेरी शादी करा दो। इसके सारे एपिसोड चैनल पर अवेलेबल हैं। जिसे हिंदी नॉवेल पसंद है तो वो जाके देख सकते हैं। मेरा चौथा हिंदी नॉवेल सपने पूर्व जन्म के अभी चल रहा है। इसका 3 एपिसोड रख चुकी हूँ। आज मैं इसका चौथा एपिसोड आप लोगों के समक्ष रखने जा रही हूँ और इस चौथे एपिसोड में मैं आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो अब तक आप लोगों ने देखा कि मुकुंद लाल चौहान एक काफी करोड़पति, काफी बड़ा बिजनेसमैन है। उसके 3 बेटे हैं, अमर, अंकित और आयुर। अमर और अंकित अपना डैड का बिजनेस संभाल रहे हैं, डैड को मदद कर रहे हैं बिजनेस संभालने में। और सबसे छोटा आयुर अभी ऑस्ट्रेलिया में रह के पढ़ाई कर रहा है। उसका भी लास्ट एग्जाम हो जाता है और एग्जाम देने के बाद वो यूरोप टूर पे निकल जाता है। पर आयुर की जो है सो तबीयत खराब हो जाती है। उसे डरावने डरावने सपने आने लगते हैं। उसका बंद फोन भी बजने लगता है और वो जहां जाता है वहां एक लड़की उसे फटेहाल ड्रेस में नजर आती है, खून से लथपथ नजर आती है। तो इस तरह से उसकी तबीयत काफी खराब हो जाती है। उसके दोस्त लोग उसको संभाल नहीं पा रहे हैं तो उसके दोस्त लोग उसको घर पर खबर कर देते हैं। घर से उसके दोनों बड़े भाई आते हैं और उसको वहीं से जो है सो मुंबई ले आते हैं और मुंबई से डायरेक्ट जो है सो उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है। बेंगलोर से जो से एक बहुत बड़े आए हुए हैं डॉक्टर अमित सेठी, जो उसका इलाज कर रहे हैं। इलाज के दौरान उसका पता चलता है कि ये रीबर्थ की बात है, पूर्व जन्म से संबंधित बातें हैं। और आयुर जो है सो अपने पूर्व जन्म की सारी कहानियां जो है सो बता देता है। उसी कहानी के दौरान पता चलता है कि उसकी डेथ हो गई थी। तो उसके बाद वो जो है सो कोमा में चला जाता है। अमित सेठी काफी कोशिश करते हैं उसे कोमा से बाहर निकालने के लिए, लेकिन वो नहीं आ पाता है। तो मीडिया में काफी खलबली मच जाती है और डॉक्टर्स पे तरह तरह के तोहमत लगाए जाते हैं। तो डॉक्टर मीडिया के सामने अपनी स्पीच दे करके बेंगलोर वापस चला जाता है। तो यहाँ तक मैं रख चुकी थी, आज आगे मैं रखने जा रही हूँ। आयुर को तो जैसे हॉस्पिटल का ही होके रह गया था। घर जाना तो जैसे उसके नसीब में था ही नहीं। ऑस्ट्रेलिया से सीधे इसकी हॉस्पिटल में उसकी एंट्री हुई थी और अभी तक वो यहीं पड़ा हुआ था। माँ, बहन और भाभीियों का रो रो के बुरा हाल था। दोनों भाई और डैड किसी तरह से काम काज के साथ साथ महिलाओं को भी संभाल रहे थे। पूजा पाठ, दान दक्षिणा, होम जाप सभी हो रहे थे। कहीं किसी की दुआ लग जाए, कहीं कोई पुण्य काम आ जाए। वक्त ने करवट बदली थी, बुरा वक्त हारा था, अच्छे ने रंग बिखेरा था। सबों की दुआ कबूल हुई थी और 3 महीने के बाद जो है सो आयुर कोमा से बाहर आ गया था। डॉक्टर सेठी ने तो अपने सारे होप जो है सो छोड़ दिए थे, उन्हें कोई अब आशा नहीं रह गई थी। पर जब वो अमेरिका के एक कॉन्फ्रेंस में थे तभी उन्हें फोन के थ्रू जो है सो इस बात की खबर मिलती है। और जब उन्हें इस बात की खबर मिलती है कि आयुर जो है सो कोमा से बाहर आ गया है तो वो भी खुशी से रो पड़ते हैं। थैंक्स गॉड, तुसी ग्रेट हो। क्या हुआ डॉक्टर? दूसरे डॉक्टर उनसे पूछ रहे हैं। सब ठीक ठाक तो है ना? हाँ, वो हमारा पेशेंट। कौन सा पेशेंट? वो 3 महीना पुराना वाला? हाँ, आयुर चौहान। ही इज बैक। वो कोमा से बाहर आ गया है, अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है। मुझे अभी इसी वक्त इंडिया निकलना होगा। मेरे टिकट्स कंफर्म करा दे प्लीज। यस डॉक्टर, श्योर। डॉक्टर सेठी जो है सो इंडिया वापस आ जाते हैं और एयरपोर्ट से डायरेक्ट हॉस्पिटल में आते हैं। यहाँ सभी डॉक्टर लोग की मीटिंग होती है और उसमें डॉक्टर सेठी जो है सो पूछ रहे हैं और डॉक्टरों से कि हेलो गाइस, एनी रॉन्ग सिम्टम? तो सभी डॉक्टर बोल रहे हैं कि नो सर, एवरीथिंग इज ऑल राइट। आयुर को होश आ गया था और फिर वो धीरे धीरे सामान्य नजर आने लगता है। उसे इस जन्म की यादें आने लगती है और वो ठीक हो जाता है। बस कुछ कमजोरी उसे बरकरार थी, उसे कमजोरी लग रही थी। तो पूरे 1 सप्ताह के बाद उसे छुट्टी मिल जाती है।
तब कहीं वो अपने घर वापस आ पाता है। उसके रिजल्ट भी निकल आए थे, चूंकि 4 महीने बीत चुके थे, तो भाई लोग जो है सो ऑस्ट्रेलिया जाके उसके रिजल्ट भी लेके आ गए थे। घर में सभी खुश थे, पार्टियां चल रही थी, सभी सोच रहे थे कि आयुर जो है सो अब बिल्कुल ठीक हो चुका है और अपनी पिछले जन्म की बातें जो है सो बिल्कुल भूल चुका है। अब ये बिल्कुल ठीक हो गया है, अब इसे बुरे बुरे सपने जो है सो शायद अब नहीं आएंगे। समय बीतता जा रहा था, सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था और देखते देखते 6 महीने बीत चुके थे। एक दिन ऑफिस में, मे आई कमिंग डैड? अरे तुम क्यों निकला घर से बाहर? क्या डैड, आप तो ऐसे बातें कर रहे हो मानो मैं दूध पीता बच्चा हूँ। बहुत हो गया ये भाभी और मम्मी का हाथ बटाना, बच्चों के साथ खेलना कूदना। मैं तंग आ गया हूँ, मुझे काम करना है। उसी की तैयारी तो चल रही है बरखुरदार, कुछ समय तो और दो। तभी अमर आ गया। क्या डैड, आप भी तो कुछ समझते नहीं, सरप्राइज था ना, इसके लिए आपने सब गुड़ गोबर कर दिया। अच्छा कोई बात नहीं, क्या सरप्राइज है भैया? तभी आयुर जो है सो चहकते हुए बोला, वो तुम्हें अंकित बता देगा, उस प्रोजेक्ट को वही संभाल रहा है। डैड आप यहाँ साइन कीजिए, मुझे मीटिंग के लिए देर हो रही है। फिर दोनों बाप बेटा आपस में कुछ डिस्कस करने लगते हैं। आयुर आज बहुत खुश था क्योंकि बहुत दिनों के बाद वो घर से बाहर निकला था, उसे काफी अच्छा लग रहा था। लंच के वक्त सभी घर आ जाते हैं। आयुर ने अंकित को परेशान करना शुरू कर दिया था। क्या सरप्राइज है भैया, बताओ ना। मजबूरन अंकित को उसे अपने साथ लेकर जाना पड़ा था। फ्लाइट से बेंगलोर और फिर गाड़ी से वो इस आधुनिक गांव में पहुंच गया था। वाह भैया, आयुर बिल्कुल खुश हो रहा था, काफी चहक रहा था। कितना सुंदर दृश्य है, कितना सुंदर जगह है, पर यहाँ मुझे क्यों लाए हो? यहाँ सरप्राइज है मेरे लिए? क्या सरप्राइज है? आओ दिखाता हूँ। वाह, ये क्या बन रहा है? ये बन नहीं रहा है, ये बन चुका है तुम्हारे लिए, सीमेंट फैक्ट्री। इसे तुम ही संभालोगे। तो आप आजकल इस प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहे थे? हाँ आओ, तुम्हें किसी से मिलवाना है। ये कोठी किसकी है? कितनी सुंदर है। आओ बेटा आओ। प्रणाम अंकल, खुश रहो। आंटी नहीं दिख रही, मंदिर गई है। ये मेरा छोटा भाई है अंकित, मैंने बताया था ना आपको, यही काम संभालेगा यहाँ का। हाँ हाँ अच्छी बात है, फिर हम लोग तो यहाँ ही इसकी देखभाल करने के लिए। आयुर ने पैर छू लिए। उसे ऐसा लग रहा था कि मानो इस बुजुर्ग को पहले भी कहीं देखा है, पर कहाँ, उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। दिमाग पे जोर देने के लिए डॉक्टर ने मना किया था। ये आपकी कोठी है अंकल? हाँ बेटा, वो सारी जमीन भी मेरी ही थी जिसे तुम लोगों ने प्रोजेक्ट के लिए लिया है। हम और मुकुंदा एक ही साथ पढ़े लिखे हैं, वो दोस्त है हमारा। ओह, तो आप पापा के फ्रेंड हो शायद, इसलिए मुझे। आयुर बड़बड़ा उठा। कुछ कहा तुमने? नहीं, आपका चेहरा देखा देखा लग रहा है। हाँ लग रहा होगा, बचपन में देखा होगा। ऊपर जाओ, वहीं ठहरोगे तुम लोग। फ्रेश हो जाओ, फिर अपने कमरे में आराम करो। थोड़ी देर में ही खाना खाते हैं हम लोग सब मिलके। आंटी आने ही वाली होगी, आती ही होगी। जी। दोनों भाई फ्रेश होकर के रूम में आते हैं, फिर खाने के टेबल पे आ जाते हैं। आयुर आंटी को भी देख करके चौंक गया। इन्हें भी लगता है कहीं देखा है, फिर सोचा शायद इन्हें भी बचपन में ही देखा होगा। अंकित सबों को सब काम समझा बुझा करके 2-4 दिन में मुंबई वापस चला गया था। अब आयुर काम में बिजी हो गया था और सारा काम संभालने लगा था, वो सब कुछ समझ चुका था। गांव वाले अंकल जगन्नाथ रेड्डी और उनकी पत्नी जानकी रेड्डी से उसकी खूब बन रही थी। आयुर का सबसे दोस्ती हो गया था, गांव वालों के साथ भी और अंकल जगन्नाथ रेड्डी और उनकी पत्नी जानकी रेड्डी के साथ भी। बूढ़े रेड्डी साहब को तो वो बहुत मना करता था आयुर कि मेरे साथ साइड पर मत चलिए, आप घर में आराम कीजिए, पर वो लाख मना करता, फिर भी वो कहता कि रहने दो ना बेटा, जाने दो मुझे। आयुर बोलता, आप रहने दीजिए ना अंकल, मैं सारा काम देख लूंगा। तो वो हंस पड़ता, कहता मैं यहाँ का लोकल हूँ, मेरी बात सभी मानते हैं, तुम्हारी मदद हो जाएगी। फिर बुढ़ा दिन भर घर में बैठ के करे तो करे क्या। अंकित हंस पड़ता, उसे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि वो किसी अजनबी के साथ किसी अनजान गांव में रह रहा है। इधर 2-4 दिन से वो नोटिस कर रहा था कि आंटी एक कमरे में जाती है। इधर 2-4 दिन से आयुर नोटिस कर रहा था कि आंटी एक कमरे में जाती है और थोड़ी देर रो धो के बाहर आ जाती है। एक दिन उससे रहा न गया तो चुपके से किवाड़ खिसकाया तो दंग रह गया। सामने चंदा की ढेरों तस्वीरें लगी थी, अंकल आंटी के जवानी की भी तस्वीरें लगी थी। वो फूट फूट कर रो पड़ा। उसके रोने की आवाज सुन करके जानकी आ गई। क्या हुआ? जानकी घबरा गई। क्या हुआ? आंटी आप चंदा के ही माता पिता हो ना? मुझे तो पहले से
ही शक लग रहा था कि जैसे आप लोगों को कहीं देखा है, पर कहाँ कुछ याद नहीं आ रहा था। तुम मेरी बेटी चंदा को कैसे जानते हो? उसे तो मरे हुए बहुत दिन हो गए हैं। उसकी मौत के बाद तो तुम्हारा जन्म ही हुआ होगा, फिर कैसे तुम जानते हो उसे? मैं समझी नहीं। मैं चंदन हूँ आंटी, चंदा का मंगेतर। मैंने फिर से जन्म लिया है। मुझे पिछले जन्म की सारी बातें याद आ गई है। इधर पिछले 1 साल से सारी बातें याद आ रही थी। फिर अयूर ने अपनी सारी बातें जानकी को सुना दी। कैसे ऑस्ट्रेलिया में फोन का आना, यूरोप टूर में तबीयत खराब होना, फिर 4 महीने हॉस्पिटल में जीवन मृत्यु के बीच झेलते हुए वो आज जिंदा उसके बीच खड़ा था। दोनों बातें करने में इतने मशगूल थे कि देखा ही नहीं कब जगन्नाथ बाबू के साथ साथ नौकर चाकर भी आकर के खड़े हो गए थे और उन दोनों की बातें सुन रहे थे। तुम चंदन हो? बाहर प्रभु की माया, कह करके जो है सो जगन्नाथ रेड्डी ने अयूर को गले से लगा लिया। जगन्नाथ रेड्डी बोल रहे हैं कि उसने चंदा को तो छीन लिया, पर इस बुढ़ापे में देखो कैसे फैक्ट्री का बहाना रचा के तुम्हें यहाँ भेज दिया है। इसे ही कहते हैं सच्चा प्यार। सच कहा आपने। कल मंदिर में जा करके मैं भी ढेर सारा मिठाई बांटूंगी। तो दोस्तों, मैं यहाँ तक रखती हूँ अपने पूर्व जन्म के चौथे भाग को। अगला भाग लेकर के फिर मैं जल्दी ही आप लोगों के समक्ष आ जाऊंगी। तो चलिए देखिए कैसा लगता है। तो दोस्तों, मुझे सपोर्ट कीजिए। पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, बेल का बटन जरूर दबाइएगा ताकि जब जब मैं वीडियो डालूंगी तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। और आप लोगों का ढेर सारा थैंक्स कर रही हूँ मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।